क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके सामने है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ के क्वेश्चन को एटलीस्ट आप ट्राई जरूर किया करें। अगर वीडियो का बेस्ट आउटपुट आपको चाहिए तो एक बार आप कोशिश जरूर किया करो हर क्वेश्चन में कि आप कितना सोच सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो बताना है कि वो डिस्टेंस आपकी एपी में होगी या वो डिस्टेंस आपकी जीपी में होगी या फिर कोई भी एक डिफाइंड सीरीज नहीं बनेगी या फिर ऑप्शन फोर्थ हो सकता है कि डाटा सफिशिएंट नहीं है। तो आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना है। इसी सवाल को एक और लैंग्वेज की तरह से एक एग्जाम में पूछा गया है कि उनका रेशियो पूछा गया है, वो रेशियो 1 2 3 होगा, वो रेशियो 1 4 9 होगा या वो रेशियो मैं आपको देता हूँ ऑप्शन 1 3 5 होगा या फोर्थ ऑप्शन में दे रहा हूँ नन ऑफ दीज। यानी कि एक ही क्वेश्चन की दो लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई है। या तो आपसे उन डिस्टेंस का फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड में चली हुई डिस्टेंस का रेशियो पूछ सकता है एंड एग्जामिनर में आस्क द सीरीज कि वो सीरीज क्या बन रही है, एपी बन रही है कि जीपी बन रही है या कोई डिफाइन सीरीज नहीं बन रही है। तो देखो इस सवाल में आपको क्या करना है, जो आपका nवें सेकंड में चली हुई डिस्टेंस होती है वो क्या होती है u प्लस हाफ ए 2n-1। इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। इस फॉर्मूले को आप याद रखना। हो सकता है डायरेक्ट एक सवाल बन जाए कि 5वें सेकंड में चली हुई दूरी बताओ, तो इस आपको कोई इनिशियल वेलोसिटी दे दे या फिर इनिशियली वो रेस्ट से चले, तो इस सवाल से आप वो तो कर ही सकते हो। साथ में ये एक सवाल, ये एक टाइप है जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है। अब इस सवाल में कहा गया है कि फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u जो है वो तो 0 है, यानी कि पूरा इतने से ही मतलब है। यानी कि एक डिस्टेंस जो है s1 हम निकालेंगे जब n का मान हम 1 रखेंगे, फर्स्ट सेकंड का हो जाएगा, प्रथम सेकंड का जो कि हम निकाल सकते हैं। अगर n का मान 1 रखोगे तो यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि a/2 आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन अभी हमें नहीं पता है और नीड भी नहीं है। सिमिलरली जब आप सेकंड के लिए निकालोगे तो n का मान 2 रखोगे तो 2 में 2 का गुणा होगा, 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 होगा, तो 3/2a हो जाएगा। s2 कितना हो जाएगा, 3/2a। सिमिलरली जब आप थर्ड सेकंड के लिए निकालोगे तो यहाँ पे n का मान 3 रखोगे तो 3 का गुणा 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, यानी कि 5/2a हो जाएगा। तो आपने देखना है कि ये तीनों जो है वो किस सीरीज में है। जब आप इनका अगर रेशियो लिखोगे तो पहला है a/2, दूसरा आपका है 3/2a, तीसरा है आपका 5/2a। तो ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि तीनों में डिफरेंस जो है वो इक्वल है। तो ये जो है क्या बना रही हैं, एपी बना रही हैं। जब आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो वही मिलेगा जो इसमें से इसमें सब्सट्रैक्ट करने पे मिलेगा। या अगर आप इनका रेशियो भी पूछा जाएगा तो आप इनका रेशियो भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, 1 3 5 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन हमारा 1 3 5 का रेशियो होगा उसको हम हिट कर देंगे। या फिर ये जो है सीरीज पूछा जाएगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, क्योंकि अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर जो इफेक्ट है वो लागू होता है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ध्वनि तरंगों के लिए, मतलब केवल साउंड वेव के लिए। दूसरा है केवल प्रकाश तरंगों के लिए। थर्ड ऑप्शन है साउंड और लाइट दोनों तरह की वेव के लिए वो एप्लीकेबल होता है। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी। जो डॉपलर इफेक्ट है वो ध्वनि तरंगों का एग्जाम्पल तो आपने बहुत देखा होगा, ट्रेन वाला जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं तो वहाँ पे तो पूरा आपको दिख रहा है कि ध्वनि तरंगों पे लागू हो रहा है। लेकिन आप याद करो जब हमने डॉपलर इफेक्ट का चैप्टर वाइज पढ़ाया था तो उसमें हमने एक हुबल वाला क्वेश्चन कराया था, जो रेड शिफ्टिंग का क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो गया था कि वो दोनों प्रकाश तरंगों के लिए भी एप्लीकेबल होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन मोशन ऑफ सैटेलाइट से है। अर्थ के चारों ओर किसी ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उपग्रहों की गति में केवल एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है जो कि पूछा जाता है। अब देखो इसी एक टाइप से 4 और टाइप के सवाल कैसे बन सकते हैं वो भी मैं यहीं पे बता दूंगा, तो आप बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं जो कि देखने में सिमिलर लगते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का -g m/e मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट बटे r। काइनेटिक एनर्जी प्लस का 1/2 g m/e m/r। ये तीनों में है m/e m और r। अब इन दोनों को जोड़ देंगे काइनेटिक और पोटेंशियल को, तो टोटल एनर्जी है जो कि हो जाएगा कितना, -1/2 g m/e m/r। आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि इसी एक टाइप से 4 टाइप के सवाल बनते हैं। अब मैं कहूँगा आप एग्जाम में ऐसे पूरा ये नहीं लिखोगे कि जी m/e m/r क्या है, तो आप केवल इतना याद रखोगे जी m/e m/r तीनों में आ रहा है तो इसका याद रखो -1k, इसको हम k कह देते हैं इस पूरे को, जी m/e m/r को k। और काइनेटिक को क्या हो जाएगा, +1/2k, और आपका टोटल एनर्जी हो जाएगी -1/2k।
इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि इसी एक टाइप से 3 टाइप के सवाल बनते हैं और जो कि प्रीवियसली बहुत बार पूछे गए। अब इस सवाल को अगर देखें तो रेशियो बताना है पोटेंशियल का काइनेटिक से। तो पोटेंशियल कितना है आप हमेशा याद रखोगे -1 के, आपका काइनेटिक कितना है +1/2 के। तो के से के का मतलब GMEM/R, ये कट जाएगा, 1/2 का ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा तो -2 आ जाएगा रेशियो। तो इस सवाल का आंसर हो गया -2। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप जो कि बन सकता है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब कैसे कैसे सवाल और बनेंगे, तो हर बार आपको GMEM/R लिखने की जरूरत नहीं है। और ये फॉर्मूले तो आपको ये जो तीनों हैं ये याद करने ही पड़ेंगे। तो आप इतना याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी का आप -1 के याद रखना। आप सैटेलाइट का अगर क्वेश्चन इस तरह का आएगा, इसका +1/2, बस ये रेशियो याद रख लेना और इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल बन जाएगा और टोटल का हो जाएगा किसने -1/2 के। अब के का मतलब यहाँ पे GMEM/R है। अब सवाल जो कि नेवी में कैसे पूछा गया था, सवाल में दे दिया था कि जो है टोटल एनर्जी है उसका E0, ठीक है। और सवाल में पूछा गया था कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ऑप्शन था 2E0 हो जाएगी, मतलब उसमें 2 का गुणा कर दें, या फिर -2 का गुणा कर दें, या फिर उसमें बस माइनस लगा दें, या फिर वही रहेगी जो पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। तो और सवाल अब कैसे बना, ये दे दी क्या टोटल एनर्जी। अब पूछा क्या है पोटेंशियल एनर्जी इसमें से क्या होगी, ऐसे एक सवाल बनेगा। तो आपने देखा कि टोटल एनर्जी कहाँ है, टोटल एनर्जी वाला रेशियो हमने याद किया है -1/2 के। अब इससे हमें ये बनाना है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखो इसमें अगर हम टोटल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ 2 से गुणा कर दें, सिर्फ और सिर्फ 2 से गुणा कर दें, तो 2 का ये नीचे वाला 2 ये कट जाएगा, माइनस का के बचेगा जो कि पोटेंशियल होता है। यानी कि सिर्फ 2 का गुणा कर दो किसमें, टोटल एनर्जी में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। मे भी आपको कह दे कि टोटल एनर्जी E0 है, उसकी बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऐसे 4 ऑप्शन दे दे। तो आपने देखा कि ये इसकी टोटल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि टोटल एनर्जी में सिर्फ माइनस और लगा दो, तो ये माइनस ये और एक माइनस का और लगा दोगे आगे तो वो प्लस बन जाएगा, यानी कि हमारी काइनेटिक बन जाएगी। यानी कि तब ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाता, सी हो जाता। यानी कि आपने देखा कि यहाँ से कितने टाइप के सवाल बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इलास्टिसिटी से है, स्टील और तांबा, ठीक है, जिसमें स्टील का जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है वो ग्रेटर है तांबा से। इनको अगर समान रूप से दोनों स्प्रिंगों को खींचा जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि तांबा स्प्रिंग पर वर्क डन कम करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्टील वाले स्प्रिंग पे वर्क डन कम करना पड़ेगा उनको खींचने में। थर्ड ऑप्शन कहा जा रहा है कि दोनों स्प्रिंगों पर इक्वली कार्य करना पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि सवाल का आंसर देने के लिए जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है, यानी कि आंकड़ा अपूर्ण है। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि इस सवाल को आप कॉमन सेंस से करो। आपको जहाँ ज़रूरत अगर नहीं है तो अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे कि अगर इलास्टिसिटी स्टील की ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उस पर वर्क डन कम करना पड़ेगा। तो अगर आप कॉमन सेंस से भी लगाओगे तब आप बी ऑप्शन लगा सकते हो कि स्टील वाले स्प्रिंग पर कम कार्य करना पड़ता है। लेकिन ये जो है ये कॉमन सेंस वाला खेल है। अब अगर आप इतना सोचने में कैपेबल नहीं हो तब आप मैथमेटिकली जा सकते हो। मैथमेटिकली कैसे जा सकते हो, आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे प्रत्यास्था का, क्या जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। ठीक है, क्या पढ़ा है, 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, पूरा फॉर्मूला ऐसे वर्क डन का आपने पढ़ा है। तो यहाँ से आपने ये चीज़ देखनी है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन लेंथ। अगर सिमिलरली अगर हम देखें कि हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, प्रतिबल बटे विकृति। क्या पढ़ा था, प्रतिबल बटे विकृति। तो यहाँ से हमने देखा कि जो आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक है वो विकृति के व्युत्क्रमानुपाती है और विकृति जो है वो वर्क डन के समानुपाती है। तो इन दोनों चीज़ों से हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक के। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे हो जिसका जो प्रत्यास्था गुणांक अधिक होगा उस पर वर्क डन कम करना पड़ेगा। तो आप इतना सोच के अगर लगाओगे बी तब भी आपको उतने ही मार्क मिलेंगे। और अगर आप कॉमन सेंस लगा दोगे कि अगर उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उस पर वर्क डन जो है वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तांबा, एल्यूमिनियम, स्टील और लोहा। कहा जाएगा कि किसका जो प्रत्यास्था गुणांक अधिक है, तो स्टील का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर लोहा, फिर तांबा, फिर सबसे कम एल्यूमिनियम। स्टील का आई थिंक 200 होता है, 200 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस सवाल को हम ऐसे भी जनरल तरीके से कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए Cp - Cv है x और आर्गन के लिए Cp - Cv है y। तो बताना है x और y के बीच में कौन सा रिलेशन सही है। तो मेयर साहब ने एक फॉर्मूला दिया था Cp - Cv = R,
यानी कि Cp और Cv का जो डिफरेंस होगा वो नियतांक रहेगा r के बराबर। तो ये तो सवाल आई थिंक सभी कर ले जाओगे, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट ही है दोनों का डिफरेंस तो उस पर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो डायटोमिक गैस है या मोनोटोमिक गैस है, यानी कि दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो मेयर के अकॉर्डिंग नियत है। तो ये तो हो गया ए ऑप्शन, क्योंकि दोनों नियत है मतलब दोनों इक्वल हैं, बराबर है, खत्म बात। लेकिन दो और सवाल जो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, दो फॉर्मूले याद कर लेना। एक Cv का कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होती है उसका फॉर्मूला होता है F/2R, या लिख लेना इस बात को। और Cp का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F/2 + 1 × R। ये दो फॉर्मूले आप लिख लेना। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हो सकता है आपसे कह दे कि नाइट्रोजन गैस के लिए Cv का मान बताओ, 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन आपने देखा कि जो है द्विपरमाणु गैस है, क्या होता है फॉर्मूला N2, या नाइट्रोजन नहीं कहेगा, ये कहेगा कि किसी द्विपरमाणु किसी डायटोमिक गैस के लिए Cv क्या होगा, 4 ऑप्शन होंगे। तो द्विपरमाणु के लिए फ्रीडम ऑफ डिग्री जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो होता है कितना, 5। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा Cv का 5/2R। ऑप्शन हो सकते हैं 3/2R, 7/2R, 7/5R, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आपसे Cp कहा जाए कि किसी द्विपरमाणु गैस के लिए Cp कितना होगा, तो आपको पता है कि द्विपरमाणु के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। तो जैसे यहाँ पे 5 रखोगे तो 5/2 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7/2R, तो ये Cp हो जाएगा। अब हो सकता है वो द्विपरमाणु या एक परमाणु न कह के ऐसे कह दे कि हीलियम के लिए Cp बताओ, तो आपको पता है कि हीलियम एक परमाणु से मिलकर बनी है, तो हीलियम के लिए Cp और Cv अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि Cp और Cv के फॉर्मूले याद रखना। दूसरी बात है कि यहाँ से एक और याद रखना कि जो Cp और Cv का रेशियो होता है, Cp और Cv का रेशियो होता है वो होता है गामा, ठीक है, जिसका डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। या तो आप Cp और Cv के इंडिविजुअल फॉर्मूले दोनों के रख के तब निकालो रेशियो करो, या इसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हो एक फॉर्मूले से 1 + 2/F, जहाँ पे F जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हो सकता है आपसे कहे कि किसी द्विपरमाणु गैस के लिए Cp और Cv का रेशियो बताओ, तो आप सिर्फ द्विपरमाणु के लिए यहाँ पे कितना रख दोगे, 5 रख दोगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/5। आपसे कहेगा कि किसी एक परमाणु गैस के लिए Cp और Cv का रेशियो बताओ, तो एक परमाणु के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रखोगे तो हमारा 5/3 आ जाएगा Cp और Cv का रेशियो। तो इस तरीके से यहाँ से 3 से 4 टाइप के सवाल आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है जो कि हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझ लेते हो तो आप आगामी परीक्षा में अगर आ गया तो कर ले जाओगे कि किसी हॉल की छत जो है वो 40 मीटर ऊंची है, तो वह कोण बताना है, यहाँ पे कोण कर लेना, जिसपे अगर हम 56 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से फेंकेंगे किसी बॉल को तो वो छत से न टकराए और गुजर जाए। तो देखो अगर यहाँ पे नहीं भी समझ में आए, इंग्लिश लैंग्वेज हो, तो आप ये सोच लेना कि हाइट गिवन है, मतलब मैक्सिमम हाइट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। हाइट गिवन है और उस हाइट को टच ना करे, मतलब वो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, तभी तो वो छत को टच नहीं करेगी। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर होता है U² sin² θ/2g। क्या होता है, U² sin² θ/2g। H की जगह पे हमने रख दिया कितना ऊंचा है, 40 मीटर ऊंचा है, तो 40 बराबर U², U मतलब 56 का स्क्वायर, यानी कि 56 × 56 दो बार लिख दिया, U² sin² θ वो हमें कोण बताना है, बटे 2g का मतलब 9.8 रख दिया, ठीक है। अब दशमलव हटाना है तो एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये दशमलव खत्म हो गया। अब इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 4 से ये कट करेंगे 14 बार कट हो जाएगा, 14 से ये कट करेंगे 7 बार कट हो जाएगा 98, ठीक है। 7 से ये 56 कट करेंगे 8 बार हो जाएगा, और ये 8 जो है 4 बार कट हो जाएगा। फाइनली उधर 4 बचा, तो 4 उधर है तो इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 जो है वो हो गया sin² θ। तो sin² θ अगर 1/4 है तो sin θ 1/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो sin θ 1/2। sin θ जो है 1/2 कितने का मान होता है, sin 30 का मान होता है। तो अगर हम 30 डिग्री के कोण पे फेंकेंगे तो वो हाइट को, छत को टच नहीं करेगा। ऐसे हॉल का एक क्वेश्चन अगर आ गया कि हॉल में हम बॉल को किस कोण से प्रोजेक्टाइल करें कि वो उसको टच ना करे, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे हाइट का, तो ये सोच लिया करो कि सवाल में गिवन क्या है, हाइट, क्योंकि 40 मीटर ऊंची है तो हाइट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक सवाल आ सकता है। अब देखो ये सवाल एक बच्चे ने हमें व्हाट्सएप पे सेंड किया कि सर ऐसे एक सवाल आया था हमारी शिफ्ट में कि एक m और 2m मास वाले दो कण हैं, तो उनका जो पता नहीं रिड्यूस्ड मास पूछा गया, संगठित अपघटित मास क्या पूछा गया। अगर आपकी शिफ्ट में आया था और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसकी लैंग्वेज पूरा सवाल में लिखो। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ऐसे कर देना था इसमें, अगर मैं जितना कि समझ पा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे एक मास m है और यहाँ पे कोई 2m है, तो इन्होंने अगर रिड्यूस्ड मास पूछा है तो मतलब हो सकता है
उन्होंने सेंटर ऑफ मास पूछा हो, या अगर आपको याद है सवाल की लैंग्वेज क्या थी आपके शिफ्ट में, अगर ये था तो आप ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो इसमें आपको, क्योंकि ऑप्शन जो है उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है जो सेंटर ऑफ मास उसका बता रहा है, तो रिड्यूस्ड मास का मतलब उसने सेंटर ऑफ मास पूछा होगा जहाँ पे ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो हम कैसे कर सकते थे, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, यानी कि m गुणा 2m बटे हम दोनों को जोड़ दें तो 3m हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो इसका आंसर जो है वो 2m/3 हो रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है इस सवाल की और लैंग्वेज क्या थी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपकी शिफ्ट में ये आया था तो मेरे हिसाब से तो हो सकता है सेंटर ऑफ मास ही, रिड्यूस्ड मास का मतलब यही पूछा था कि इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे ये बैलेंसिंग पॉइंट पूछा हो सकता है पूछा हो। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आगे इस शिफ्ट में अगर इस चैप्टर को टच किया है वो पूछ सकता है किसी निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ हो सकता है। पहला विकल्प होगा सदैव उसके अंदर, दूसरा विकल्प होगा उस बॉडी के ऑलवेज उसके आउटसाइड कहीं होगा, थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि उसके इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है। तो वही ऑप्शन आपको हिट करना है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र जो है वो अंदर भी कहीं हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ठीक है। और आपसे ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप प्रीवियसली मेरे वीडियो जरूर देखते रहा करो एक दो, कि शंकु का कहाँ होगा, सेमी सर्कल का कहाँ होगा,